नई नई शादी के बाद पूजा अपने दिल में ढेरों सपने लेकर अपने ससुराल आती है, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस आदमी को उसने अपना सब कुछ माना है वही शादी की पहली ही रात उसके साथ ऐसी हैवानियत करेगा जिसे सोचकर किसी की भी रूह कांप जाए। कहानी की शुरुआत में हमें कमलेश नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो इस घर की बड़ी बहू है। कमलेश एक जिम्मेदार हाउसवाइफ है जो पूरे परिवार का ध्यान रखती है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम है पिंकी। जब वह बाहर खेल रही होती है तभी वह देखती है कि उसके चाचा यानी अरुण को कुछ लोग बुरी तरह से मार रहे हैं। अरुण खुद को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गुंडे ज्यादा होने की वजह से वह कुछ नहीं कर पाता। ये देखकर पिंकी घबराकर तुरंत घर के अंदर भागती है और अपनी माँ को बताती है कि चाचू को कुछ लोग बाहर मार रहे हैं। यह सुनते ही कमलेश बिना एक पल गंवाए बाहर दौड़ पड़ती है। अपने देवर को इस हालत में देखकर उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। वह बिना अपनी जान की परवाह किए गुंडों पर टूट पड़ती है और उन्हें बुरी तरह पीटना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पूरा माहौल हंगामे में बदल जाता है, लेकिन उसी समय यहाँ पर इनके बाबूजी आ जाते हैं जो इन्हें देख लेते हैं। बाबूजी का नाम था शिव कुमार भ्रमर। वह कमलेश को डांटते हैं और उससे कहते हैं कि कम से कम पता तो कर लेना चाहिए कि गलती किसकी है। लेकिन कमलेश जो अपने देवर को सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करती थी, पूरे अंधे विश्वास के साथ सीना तान कर कहती है कि बाबूजी मेरा अरुण कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। अब कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है। ये लोग अरुण के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। रास्ते में सास पूछती है क्या लगता है लड़की कैसी निकलेगी। वो कहती है अगर भजन कीर्तन वाली निकली तो आज ही शगुन दे देंगे। दूसरी तरफ हमें उस लड़की की झलक दिखाई जाती है जिसका नाम पूजा है, जिसे यह लोग देखने जा रहे थे। पूजा कोई दबी सहमी लड़की नहीं थी, बल्कि उसने इंग्लिश लिटरेचर में बीए किया हुआ था और वह खुले विचारों वाली एक मॉडर्न लड़की थी। जब अरुण का परिवार पूजा के घर पहुंचता है तो बातचीत के दौरान वह पुराने रिवाज के हिसाब से पूजा से कहते हैं कि बेटा कोई गाना गाकर सुनाओ। अब पूजा कोई भजन नहीं बल्कि सबके सामने एक इंग्लिश सॉन्ग गाकर सुना देती है। यह देखकर कमलेश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसे लगता है कि यह लड़की उनके घर के लायक नहीं है। यहाँ तक कि वह पूजा को देख के उससे यह भी कह देती है कि तुम अपने ब्लाउज को इतना ही छोटा पहनती हो क्या। उसका साफ कहने का यह मतलब था कि लड़की में वह गुण नहीं है जो एक बहू के अंदर होना चाहिए। लेकिन अरुण को लड़की बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए वह अपने भाभी के पीछे पड़ गया था। जैसे तैसे गिड़गिड़ा करके वह अपनी भाभी को मना लेता है। जब रिश्ता पक्का हो जाता है तो चट मंगनी पट ब्याह की रस्म धूमधाम से रिंग सेरेमनी हो जाती है। पूजा की उंगली में अरुण के नाम की अंगूठी लग जाती है। कुछ दिनों बाद कमलेश और उसकी सास ऑन्टो से कहीं जा रही होती है। रास्ते में एक बड़ा जाम लगा हुआ देखती है। कमलेश ऑन्टो से बाहर निकलकर देखती है कि सड़क पर बहुत सारे लोग हाथ में बोर्ड लेकर नारेबाजी और जुलूस निकाल रहे हैं। कमलेश भी उस रैली में चली जाती है। तभी कमलेश भीड़ में खड़ी सोना नाम की एक लड़की से पूछती है कि यह किस चीज का रैली है। सोना बताती है कि हम लोग LGBT कम्युनिटी के लिए लड़ रहे हैं, यानी वह लोग जिनकी सेक्सुअल पसंद आम समाज से थोड़ी अलग होती है। कमलेश जाकर अपनी सास को यह बात बताती है, लेकिन तभी उन दोनों की नजर जुलूस में नारेबाजी कर रही एक लड़की पर पड़ती है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि अरुण की होने वाली बीवी पूजा होती है। अपनी होने वाली संस्कारी बहू को सड़कों पर ऐसे जुलूस निकालते देखकर कमलेश के होश उड़ जाते हैं। कमलेश गुस्से से पागल होकर सीधा पूजा के पास जाती है और उसे घर पर ले आती है और उसे पकड़कर पूछती है कि क्या तू भी लेस्बियन है। पूजा बहुत ही शांति से जवाब देती है, नहीं मैं लेस्बियन नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके इंसानी हकों के लिए लड़ रही हूँ। कमलेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वह पूजा को बुरी तरह डांटते हुए कहती है कि तू हमारे खानदान की बहू बनने वाली है, तुझे सड़कों पर यह तमाशा करना शोभा नहीं देता। अभी जाकर अपनी सास से माफी मांग और यहाँ से चुपचाप घर चल। लेकिन पूजा एक आजाद सोच वाली लड़की थी। वह कमलेश की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि भाभी आप उन औरतों में से हो जिनका पूरा जीवन घर की रसोई से शुरू होता है और उसी रसोई में खत्म हो जाता है। आपको तो पता ही नहीं है बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि आप लोग न्यूज़पेपर भी सीधे पन्ने से नहीं बल्कि उल्टे पन्ने से पढ़ना शुरू करते हो। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, इसलिए मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। यह करारा जवाब सुनकर कमलेश का ईगो हर्ट हो जाता है। वह गुस्से में आग बबूला होकर पूजा के हाथ से सगाई की अंगूठी खींचकर उतार लेती है और सरेआम इस रिश्ते को तोड़कर वहाँ से चली जाती है। वह पूजा से कहती है कि तुम्हें माफी मांगना होगा और घर के कायदे कानून में रहना होगा। अब यह बात जब कमलेश के घर वालों को पता चलता है तो वह कमलेश पर ही भड़क जाते हैं। कमलेश का पति जिसका नाम था विनय, वो कमलेश से कहता है कि तुम्हें जाकर के सब कुछ ठीक करना होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कमलेश कहती है कि चाहे ऊपर से भगवान क्यों ना आ जाए मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। फिर भी अपने देवर के सामने वह पिघल जाती है। भाभी भाभी बोल करके वह अपनी भाभी को मना लेता है। कुछ समय के बाद पूजा खुद से इनके घर पर आती है। कमलेश सामने
सामने से जाकर के उससे माफी मांगती है और उसे यह भी बताती है कि उसे गलत और सही का ज्यादा नॉलेज नहीं है और बाहर जो कुछ भी हो रहा है उस चीज के बारे में उसे तो वैसे भी कुछ नहीं पता है। वह शुरू से घर में रह के घर वालों की सेवा कराई है, बस एक घर को संभालने के अलावा उसे और ज्यादा कुछ नहीं आता। इसके बाद पूजा भी उससे रैली के लिए माफी मांगती है। इस मामले के बाद दोनों परिवार फिर से एक हो जाते हैं। इस बार शादी फिक्स करके शादी की तैयारी होने लगती है। जिस दिन शादी हो रही थी उस दिन पूजा को काफी तेज बुखार था और उसे चक्कर भी आ रहे थे। उसकी दोस्त सोना जो रैलियों में उसके साथ प्रोटेस्ट कर रही थी वह पूजा को दवा खिलाती है। मांग में सिंदूर और 7 फेरे लेने के बाद शादी पूरी होती है। शादी की रस्में पूरी होने के बाद आती है वह रात जिसे हर नई नवेली दुल्हन अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात मानती है, सुहाग रात। अरुण कमरे में आता है और कुछ इधर उधर की औपचारिक बातों के बाद वह पूजा के करीब आने लगता है। पूजा जो दर्द और बुखार से टूट रही थी बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अरुण से कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे तेज बुखार है और पूरा शरीर दर्द से टूट रहा है, प्लीज आज हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अरुण पर जैसे हवस और पति होने के गुरूर का भूत सवार था। उसने पूजा की एक न सुनी। पूजा के लगातार मिन्नतें करने, रोने और मना करने के बावजूद अरुण ने अपनी मर्दानगी के अंधे नशे में उसके साथ जबरदस्ती की। नई दुल्हन के वह सुनहरे सपने उसी बिस्तर पर बुरी तरह कुचल दिए गए। सुबह की किरणें कमरे में आईं, लेकिन पूजा की दुनिया में हमेशा के लिए अंधेरा छा चुका था। वह दर्द और सदमे से करहाते हुए बस रोए जा रही थी। अरुण उसे चुप कराने की कोशिश करता है मानो कोई बहुत मामूली बात हुई हो। वह बड़े हक से कहता है कि अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, यह तो मेरा हक है, शादी के बाद तो ये सब होता ही है। ये सुनकर पूजा के अंदर का दर्द एक चीख बनकर फूट पड़ता है। वह बिलखते हुए अरुण की आंखों में देखती है और कहती है कि हक तूने मेरा किया है। एक शब्द सुनकर अरुण सन्न रह जाता है, लेकिन अपनी घिनौनी हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय उसकी मर्दानग्नि को चोट लग जाती है। वह गुस्से से आग अबूला होकर कहता है कि अगर तुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो बाहर जाकर सबको चिल्ला चिल्ला कर बता दो। ये कहकर वह निर्दयता से पूजा को कमरे से बाहर निकाल देता है। पूजा रोती बिलखती अपने बिखरे हुए कपड़ों में कमरे के बाहर आती है। वह चाहती तो पूरे घर को जगा सकती थी, लेकिन तभी उसे कमला और घर की बाकी औरतों की बातचीत सुनाई देती है। कमलेश कह रही होती है कि औरतें बम फटने से उतना नहीं डरती जितना घर में तमाशा होने से डरती हैं। यह लाइन पूजा के दिमाग में किसी हथौड़े की तरह लगती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि जिस समाज और परिवार में वह खड़ी है वहाँ अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसे न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि इस घर में उसी की इज्जत का सरेआम तमाशा बन जाएगा। समाज और बदनामी के इसी खौफ से हार कर एक जीती जागती हक के लिए लड़ने वाली लड़की अपने आंसू पीते हुए खामोशी से वापस उसी घुटन भरे कमरे में लौट जाती है। उसके मासूम दिल में कहीं न कहीं यह उम्मीद बची थी कि शायद अरुण को अपनी हैवानियत का एहसास हुआ होगा, शायद वह अपनी गलती मानेगा और उससे माफी मांगेगा। कमरे में जाने के बाद अरुण उससे माफी नहीं मांगता, बल्कि वह पूजा का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि देखा, मुझे पता था तू कुछ नहीं कर सकती, और उसे सबक सिखाने के लिए वो उस रात दूसरी बार पूजा के साथ जबरदस्ती करता है। पूजा बस बेबस होकर उस बिस्तर पर एक जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती है। अगले दिन सुबह में जब कमलेश पूजा कर रही थी तब वह छत पर पूजा को देखती है। उसे इस तरह ऊपर देख के वह एकदम से चौंक जाती है। जल्दी से वह पूजा के पास जाकर के उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है। पूजा रोती है और कहती है कि मुझे अपने घर जाना है। इसके बाद कमलेश उसे तैयार करती है और फिर उसे रसोई में लेकर के जाती है। दरअसल इस घर का एक रिवाज था कि बहू को पहली रसोई करनी होती है। रसोई का काम पूरा होते ही कमलेश समझ चुकी थी कि यह यहाँ पर रुकने वाली नहीं है, इसीलिए कमलेश उसे अपने स्कूटी से उसके घर पर छोड़ने के लिए चली जाती है। मायके में जब पूजा अपनी माँ के साथ अकेले होती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। वह अपनी माँ को उस खौफनाक रात की पूरी सच्चाई बता देती है। पूजा की माँ उसे गले लगाने के बजाय कहती है कि अरे बेटा, ये जबरदस्ती वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब तो पति पत्नी के बीच चलता ही रहता है। शादी की है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, वरना हमारे खानदान का वंश कैसे आगे बढ़ेगा। पूजा अपनी माँ की यह घटिया सोच देखकर पूरी तरह हैरान हो जाती है। उसकी माँ उसे गुस्से में कहती है कि तुझे अपने ससुराल वापस जाना ही होगा। अगर तूने कोई तमाशा किया तो समाज में हम लोग का क्या इज्जत रहेगी। अब पूजा के पास कोई रास्ता, कोई उम्मीद नहीं बची थी। वह बिना मन से कमलेश के साथ वापस अपने ससुराल की तरफ लौटने लगती है, लेकिन रास्ते में पूजा खुद को रोक नहीं पाती। वह वॉशरूम जाने का बहाना बनाती है और वहाँ से चुपचाप भाग जाती है। पूजा के गायब होते ही पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। कमलेश पागलों की तरह उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन जब पूजा कहीं नहीं मिलती तो कमलेश पूजा की उसी दोस्त सोना के पास उसके एनजीओ पर जाती है। लेकिन सोना को भी नहीं पता होता है कि पूजा कहाँ है, लेकिन वो उसे ढूंढने का वादा
वादा करती है। बातों बातों में कमलेश सोना से पूछती है कि तुम्हारा ये एनजीओ करता क्या है। सोना बताती है कि वह उन औरतों की मदद करते हैं जो घरेलू हिंसा या रेप का शिकार होती हैं। कमलेश यहाँ अपनी पिछड़ी हुई सोच दिखाते हुए विक्टिम को ही ब्लेमिंग करती है और कहती है कि औरतों को घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, तभी वह सेफ रहेंगी। लेकिन सोना उसे एक ऐसा जवाब देती है जो कमलेश की बोलती बंद कर देता है। सोना कहती है कि कमलेश जी, अगर औरतें अपने खुद के घर में अपने खुद के बेडरूम में ही सेफ नहीं हो तो फिर वह कहाँ जाएं? जल्द ही सोना को पता चल जाता है कि पूजा एक सुनसान पार्क में बैठी है। इसके बाद सोना जाकर के पूजा से मिलती है और उससे पूछती भी है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम हमें बता सकती हो। लेकिन पूजा उसे कुछ नहीं बताती है। वह डरी हुई थी इसीलिए नहीं बता रही थी या फिर उसे शर्म आ रहा था। सोना उसे अच्छे से समझाती है और उसका साथ देने के लिए भी तैयार थी। सोना कहती, अगर मुझे नहीं बताओगी तो कमलेश से बात कर सकती हो। तब तक कमलेश आ जाती है तो सोना वहाँ से चली जाती है। कमलेश उससे पूछती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, आखिर इस तरह तुम घर छोड़ के कब तक भागोगी। पूजा हिम्मत जुटा करके कमलेश को बताती है कि अरुण ने मेरा रेप किया है। इतना सुनते ही कमलेश उसे एक थप्पड़ मार देती है और उससे कहती है कि मेरा अरुण ऐसा कर ही नहीं सकता, और इसमें रेप वाली क्या बात हो गई, ये तो पति पत्नी के बीच में होता है। जिस पर पूजा कहती है कि मेरी सहमति भी होनी जरूरी है, मेरी मर्जी के खिलाफ उसने मेरे साथ जबरदस्ती किया। खैर, जो भी यहाँ पर बात हुई थी एक पल के लिए वह खत्म होता है। कमलेश पूजा को लेकर के सही सलामत वापस घर आती है, जहाँ बाबूजी भी पूजा को समझाते हैं। वह पूजा से कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत से नाम कमाया है, इस नाम को डुबोना मत, अगर कोई बात है तो हम लोग उसे सोल्व करेंगे, घर छोड़कर भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। पूजा को समझाने के बाद यह बात यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन पूजा ने अरुण के लिए जो बात कमलेश को बोला था वह उसके मन में खटक रहा था। जिसके बाद कमलेश अपने पति से पूछती है कि कुछ सालों पहले अरुण की कुछ लड़कों के साथ लड़ाई हुई थी, तो वह क्यों हुई थी। जिस पर उसके पति कहते हैं कि कॉलेज में ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। यहाँ पर कमलेश कहती है कि उसने अरुण की परवरिश की है, इसलिए अगर अरुण कोई गलती करता है तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार वो भी है। इसीलिए वह बात को टालते हुए कहती है कि वह तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। इसके बाद कमलेश की बेटी पिंकी उससे पूछती है कि आखिर एआई क्या होता है। कमलेश को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन पड़ोस वाली औरत कमलेश की बेटी पिंकी को समझाते हुए कहती है कि एआई का मतलब होता है जब कंप्यूटर इंसानों की तरह सोचने और समझने लगता है तो उसे एआई कहते हैं। यह सुनकर कमलेश हैरान रह जाती है। तभी वह औरत बताती है कि यह खबर कल ही अखबार के पहले पन्ने पर छपी थी। ये सुनते ही कमलेश को अचानक याद आता है कि पूजा भी कंसेंट जैसा कोई शब्द इस्तेमाल कर रही थी। इसी उलझन के साथ वह सीधे सोना के पास पहुंचती है और उससे पूछती है कि आखिर कंसेंट का मतलब क्या होता है। जिस पर सोना उसे समझाती है कि कंसेंट यानी किसी भी चीज के लिए सामने वाले की साफ सहमति होना। अगर किसी के साथ हम कुछ भी करना चाहते हैं तो सामने वाले पार्टनर का कंसेंट होना जरूरी है, यानी कि उसकी सहमति होना जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी पर हमारा हक होता है और कोई भी हमारे साथ जबरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकता। अब यह सुनने के बाद कमलेश को यह बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती है। इसके बाद परिवार वाले पूजा और अरुण को हनीमून पर भेज देते हैं। पूजा हनीमून पर अरुण से हाथ जोड़कर कहती है कि जो हुआ उसे भूल जाते हैं और क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते, क्या हम पति पत्नी बनने से पहले अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। लेकिन अरुण नाम का वह दरिंदा कुछ नहीं सुनता। वो फिर से पूजा को बिस्तर पर पटकता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। हनीमून से लौटने के बाद पूजा की जिंदगी एक जिंदा लाश जैसी हो गई थी। अरुण हर रात उसे अपना शिकार बनाने लगता है। एक रात पूजा बचने के लिए झूठ बोलती है कि उसे पीरियड्स हो रहे हैं, लेकिन अरुण इतना गिरा हुआ इंसान निकलता है कि उसे इस बात पर भी भरोसा नहीं होता। वह कहता है कि उसे दिखाओ सच में हुआ है या नहीं। पूजा के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था, इसलिए वह ब्लेड को लेकर के खुद को चोट पहुंचा लेती है। अगले दिन घर वालों को पता चलता है कि पूजा अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। पूरा परिवार हॉस्पिटल आ जाते हैं। अरुण कमलेश से झूठ बोलता है कि पूजा को कोई लेडीज प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन कमलेश सीधा डॉक्टर के केबिन में घुस जाती है और सच पूछती है। डॉक्टर कमलेश को वो सच बताती है जिसे सुनकर कमलेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि डॉक्टर उसे बताती है कि यह पीरियड नहीं है, बल्कि पूजा ने अपने प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से कट लगाया है। इतना सुनते ही कमलेश पूरी तरह से हिल जाती है। इसके बाद वह पूजा के पास जाती है और जब पूजा होश में आती है तब वह उससे पूछती है कि आखिर यह किसने किया। पूजा उसे बताती है कि यह मैंने खुद किया है। कमलेश को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसने ऐसा सच में किया है। पूजा कहती है कि अरुण ने जो कुछ भी मेरे साथ किया है वह सच है। मैं झूठ बोलने के लिए खुद को इस तरह चोट नहीं पहुंचाऊंगी, और अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम जाकर के एक बार चेक कर सकती हो, तुम्हें यकीन हो जाएगा। कमलेश को जानना था कि पूजा सच कह रही है या फिर झूठ। पूजा ने जो झेला है उसे समझने के लिए कमलेश खुद वैसा दर्द महसूस करना चाहती है। वह ब्लेड उठाकर खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। यह करना इतना आसान भी नहीं था। कोई झूठ बोलने के लिए खुद को इस तरह चोट नहीं पहुंचा सकता। कमलेश को एहसास हो चुका था कि कहीं ना कहीं अरुण की गलती है। वह जाकर के पूजा से मिलती है और उससे कहती
कहती है कि इस चीज में जिनका जिनका हाथ था उन सबको सजा मिलेगी, या फिर वह मैं भी क्यों ना हूँ। कुछ समय के बाद जब अस्पताल में अरुण आता है तब वह अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, जहाँ उसे मालूम चलता है कि उसकी वाइफ को डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया है। इसके बाद वह जाकर के डॉक्टर से मिलता है। वह डॉक्टर से पूछता है कि वह अपनी बीवी के साथ कितने दिन बाद रिलेशनशिप बना सकता है। अभी के लिए डॉक्टर को पता नहीं था कि वह किसकी बात कर रहा है, लेकिन जब डॉक्टर को मालूम चलता है कि यह पूजा का पति है तब वह उस पर भड़क जाती है। वह उसे डांटते हुए कहती है कि उसी की वजह से उसकी बीवी ने खुद को नुकसान पहुंचाया और उसे अभी भी सिर्फ रिलेशनशिप बनने की पड़ी है। फिर गार्ड बुलाकर उसे वहां से बाहर निकलवा देती है। अरुण ये सब सुनकर घबरा जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी वजह से पूजा अपनी जान भी दे सकती थी। डर के मारे वह घर की तरफ भागता है। दूसरी तरफ कमलेश पूजा को लेकर घर वापस आ जाती है। वे चाहती तो सीधे थाने जा सकती थी, लेकिन कमलेश ऐसा नहीं करती। वह पूजा से कहती है कि पहले पिताजी से बात करेंगे, वही कोई सही फैसला लेंगे। जरूरत पड़ी तो पुलिस बुलाकर अरुण को जेल भिजवा देंगे। कुछ समय बाद जब अरुण घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि घर में मुंह दिखाई की रस्म चल रही है। इसी वजह से उसे पूजा से मिलने नहीं दिया जाता। तभी कमलेश उससे कहती है कि उसने जो किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी और वह जेल जाएगा। अरुण अपनी सफाई में कहता है कि वह तो मेरी पत्नी है और यह तो मेरा हक भी है। पति पत्नी के बीच ये सब तो होता रहता है, आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। अगले दिन सुबह फंक्शन खत्म होने के बाद कमलेश यह बात घर में सबको बता देती है कि अरुण ने पूजा के साथ जबरदस्ती की है। सुकुमार के कहने पर अरुण माफी मांग लेता है और यहीं पर इस बात को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन पूजा और कमलेश चाहती थी कि अरुण को सजा मिले, इसलिए कमलेश अकेले में बाबूजी से बात करती है। वह उनसे कहती है कि आप हमारी बातों को इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। कमलेश कहती है कि हम भी इस घर की बहुएं हैं, कम से कम हमारी बात तो मानी जानी चाहिए। अगर पूजा कुछ कह रही है तो वह झूठ नहीं बोल रही है। इस पर सुकुमार कहते हैं कि ठीक है, वह मानते हैं, लेकिन वह जानना चाहते हैं कि आखिर तुम चाहती क्या है। क्या तुम घर पर पुलिस बुलाना चाहती हैं? बाबूजी कहते हैं कि क्या तुम अरुण को जेल भिजवाना चाहती हो? उसने माफी मांग ली है और अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन कमलेश चाहती है कि अरुण को पुलिस के हवाले किया जाए। इस पर सुकुमार साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे घर की चौखट पर कभी पुलिस नहीं आई है और ना ही आएगी। यह सुनकर कमलेश थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है कि अगर आप कोई कदम नहीं उठाएंगे तो हमें उठाना पड़ेगा। यानी वह घर वालों के खिलाफ जाने को तैयार थी। इस पर सुकुमार कहते हैं कि अगर तुम्हें घर के खिलाफ जाना है तो पहले इस घर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि घर में रहकर घर वालों के खिलाफ नहीं कर सकती हो। इसके बाद सुकुमार इनका बोरिया बिस्तर बांध देते हैं। पूजा, कमलेश और कमलेश की बेटी इन तीनों को घर से निकाल देते हैं। सुकुमार का मानना था कि वह कहीं नहीं जाएंगी, वह नादान है। देखना कुछ समय बाद लौट करके वापस हमारे ही चौखट पर आएंगी। सुकुमार का कहना भी बिल्कुल सही था। कमलेश वापस जाती है और बाबूजी का पैर छू करके उनसे माफी मांगती है, लेकिन वह माफी मांगने के लिए नहीं आई थी, बल्कि बाबूजी से आशीर्वाद लेने के लिए आई थी। आशीर्वाद लेने के बाद वह वापस से यहाँ से चली जाती है। कमलेश इन लोगों को लेकर के अपने नाना जी के घर पर जाती है। नाना जी से मिलने के बाद वह उन्हें सारी बातें बताती है। नाना जी इन्हें बताते हैं कि मैरिटल रेप नाम का आज तक कोई केस नहीं बना है, इस पर कोई नियम कानून नहीं लागू हुआ है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन परिवार को सबक सिखाने के लिए हम उन पर दहेज का केस ठोक सकते हैं। इस केस में जल्दी बेल नहीं होता, पूरा परिवार महीनों तक जेल में पड़ा रहेगा। पूजा कहती है कि ठीक है, दहेज का केस बना दो, लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि इस केस में वे लोग भी जेल जाएंगे जिनकी कोई गलती नहीं थी। कमलेश ये नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि अरुण को उसके रेप की सजा मिले, दहेज की नहीं। लेकिन सिस्टम की लाचारी के आगे उन्हें दहेज का केस ही फाइल करना पड़ता है। केस फाइल होता है और अरुण के साथ साथ उसके माँ बाप भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं, लेकिन जल्द ही बेल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुकुमार अपने दोनों बेटों के साथ निकलता है, यह कहते हुए कि वह अपनी बहुओं को लेने जा रहा है। रास्ते में वह गाड़ी पूजा के घर की तरफ मुड़वाता है। विनय पूछता है कि वहाँ क्यों, तो सुकुमार कहता है कि जाने से पहले वह एक बार पूजा के पापा से मिलना चाहता है। घर पहुंचकर वह पूजा के पापा से अकेले में बात करता है और बाकी सबको बाहर भेज देता है और फिर अपनी असली चाल चलता है। वह कहता है कि पूजा घर आकर सबके पैर छूकर माफी मांगे, लेकिन पूजा के पापा मना कर देते हैं और कहते हैं कि वह अपनी बेटी को वापस नहीं भेजेंगे। तभी सुकुमार जबरदस्ती पानी में नींद की गोलियां मिलाकर उन्हें पिला देता है और पहले से ही हॉस्पिटल में कमरा भी बुक करवा देता है। यानी वह एक ऐसी चाल चलता है कि उसे खुद कुछ करना भी ना पड़े और उसकी बहू खुद वापस आ जाए। तभी पूजा का भाई आकर बताता है पापा बेहोश हो गए हैं, और यह बात सुनते ही पूजा सीधे अस्पताल पहुंच जाती है, जहां अपने पापा की हालत देखकर पूजा टूट जाती है
और रोने लगती है। तभी उसके पापा कहते हैं कि पूजा तुम्हें अपने ससुराल लौट जाना चाहिए। अरुण माफी मांगते हुए कहता है, देखो ना पापा ने हमारी वजह से क्या कर लिया है, घर लौट चलो। वो कमलेश से कहती है, मुझे घर वापस नहीं जाना। तभी पापा उसके आगे हाथ जोड़ने लगते हैं और वह वापस ससुराल चली जाती है। बहू वापस घर आ चुकी थी और घर में सब कुछ पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो चुका था। लेकिन घर आते ही इस कहानी का सबसे बड़ा सरप्राइज सामने आता है। घर की वह बूढ़ी दादी जिसने सालों से अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला था, वह अचानक बोल पड़ती है। अपने दोनों बहुओं से कहती हैं, अगर इस समय शांत हो गए तो फिर से वही होगा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें आवाज उठाना होगा। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसे लोगों के सामने बताना है। अगर लोगों के सामने बताने से डरोगे तो कुछ भी सुधार नहीं होगा। अभी भी समय है, तुम्हें अपनी चुप्पी तोड़ करके लोगों को सारी बातें बतानी है। सब कुछ ठीक हो गया था, इसलिए घर में एक पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें घर के और आसपास के पड़ोस के सारे महिलाएं और पुरुष आए हुए थे। यही पूजा के पास काफी अच्छा मौका था। वह लोगों को बताती है कि बिना मेरी मर्जी के अरुण ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया है। उसने मेरा रेप किया है और पहली बार नहीं बल्कि जब से शादी हुई है तब से वह मेरा रेप ही कर रहा है। अब तो मुझे उससे डर लगने लगा है। तभी सुकुमार खड़े होते हैं और पूजा को शांत कर देते हैं। यहाँ तक कि वह सभी लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन तभी कमलेश सभी औरतों को रोक देती है। सभी औरतों से कहती है कि इसके खिलाफ में हमें आवाज उठाना ही होगा। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम नहीं बोलेंगे तो हम औरतों के साथ ऐसा होते ही रहेगा। हमारा तो गुजर गया, लेकिन हमारी बहन बेटियों के साथ जब ऐसा होगा तब उन्हें न्याय दिलाने के लिए कोई नहीं आएगा। उसी समय अरुण सामने से आकर के पूजा को यहाँ से चलने के लिए बोलता है। पूजा पीछे हटती है, तब वह उसे थप्पड़ भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन कमलेश अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसा मत करो मेरी जान। ओ भैया धोखा, इसलिए कहते हैं बिना लड़की देकर शादी मत किया करो। कमलेश उसे रोक देती है। इसके बाद कमलेश ही उसे थप्पड़ मारती है। अब कमलेश अरुण से कहती है कि इन सब का फैसला सिर्फ कोर्ट में ही नहीं होगा बल्कि परिवार और समाज भी करेगा। और वह वही फैसला सुनाती है कि आज से अरुण के सारे हक खत्म और उसे पूजा के पैर छूकर माफी मांगनी होगी। कमलेश अरुण की आंखों में आंखें डालकर उसका बहिष्कार करते हुए कहती है कि आज के बाद इस घर की कोई भी औरत तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखेगी। तू किसी भी पूजा में किसी भी रस्म में शामिल नहीं होगा। यहाँ तक कि जब मेरी बेटी पिंकी की शादी होगी तो तू उसकी डोली को कंधा भी नहीं देगा। आज तेरे उस बाप के अलावा तेरे साथ कोई खड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि तू एक दरिंदा है। पूरे परिवार और समाज से खुद को कटा हुआ देखकर अरुण का सारा गुरूर टूट जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। पूजा के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाता है कि मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन पूजा अब वह बेबस लड़की नहीं थी। वह अपने पैर पीछे खींचती है और कहती है कि सिर्फ सॉरी बोलने से शरीर और जिस्म पर लगे जख्म नहीं भरते। आज तू माफी मांग रहा है, कल फिर से वही करेगा। मुझे पता है कि आज हमारे देश में मैरिटल रेप को लेकर कोई सख्त कानून नहीं है, लेकिन याद रखना जिस दिन इस देश में वो कानून लागू होगा सबसे पहला केस मैं तेरे खिलाफ ही करूंगी और मैं उम्र भर उस दिन का इंतजार करूंगी। और यह कहानी यहीं पर खत्म होती है।